गोलमेज परिषद के पूर्णाधिवेशन में भाषण। लंदन 30 नवंबर सन 1931। प्रधानमंत्री महोदय और मित्रों, यदि मैं आपके सामने बोले बिना रह सकता तो अच्छा होता, किंतु मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि यदि मैं नहीं बोलूँगा तो यह आपके प्रति तथा उसी तरह मेरे सिद्धांत के प्रति अन्याय होगा। संभव है कि ये कांग्रेस की ओर से कहे गए अंतिम शब्द हों। मैं किसी भ्रम में नहीं हूँ। मैं नहीं समझता कि इस समय मैं जो कुछ कहूँगा उससे मंत्रिमंडल के निर्णय पर कुछ असर पड़ सकता है। निर्णय तो शायद लिया जा चुका हो। लगभग एक पूरे महाद्वीप की स्वतंत्रता का प्रश्न केवल दलीलों अथवा संधि वार्ता से भी कदाचित ही हल हो सकता हो। वार्ता का भी कुछ अर्थ होता है और वह भी कुछ काम करती है, किंतु विशिष्ट परिस्थितियों में ही। ऐसी परिस्थितियों के बिना वार्ता से कुछ नतीजा नहीं निकलता। किंतु मैं इन सब बातों की ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता। प्रधानमंत्री महोदय, आपने इस परिषद की प्रारंभिक बैठक में जो शर्तें पढ़कर सुनाई थीं, मैं तो यथासंभव उनकी हद में ही रहना चाहता हूँ। इसलिए सबसे पहले तो मैं इस परिषद के सामने पेश हुई रिपोर्टों के संबंध में ही दो शब्द कहूँगा। आप इन रिपोर्टों में आम तौर पर यह कहा गया देखेंगे कि अमुक अमुक बहुत बड़े बहुमत का विचार है, लेकिन कुछ ने इसके विपरीत मत प्रदर्शित किया है इत्यादि। जिन पक्षों ने विरुद्ध मत दिए हैं उनके नाम नहीं दिए गए हैं। जब मैं भारत में था तब मैंने सुना था, और मैं यहाँ आया तब भी मुझसे कहा गया था कि बहुमत के सामान्य नियम से कोई भी निर्णय न किया जाएगा। लेकिन इस बात का उल्लेख मैं यहाँ ये शिकायत करने के लिए नहीं करता कि ये रिपोर्ट इस तरह तैयार की गई है मानो सारा काम बहुमत के नियम से ही किया गया हो, किंतु इसका उल्लेख मुझे इसलिए करना पड़ा है कि इनमें से अधिकांश रिपोर्टों में आप देखेंगे कि किसी किसी ओर से इनके खिलाफ राय जाहिर की गई है, और दुर्भाग्यवश ज्यादातर मामलों में ऐसी राय देने वाला मैं ही हूँ। प्रतिनिधि बंधुओं की राय से असहमति प्रकट करना मेरे लिए कोई प्रसन्नता की बात नहीं थी, किंतु मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि यदि मैं असहमति प्रकट न करूं तो मैं कांग्रेस का सच्चा प्रतिनिधि नहीं कहा जा सकता। एक बात और है जो मैं इस परिषद के ध्यान में लाना चाहता हूं, और वह यह है कि कांग्रेस की असहमति का क्या अर्थ है। संघ संरचना समिति की एक प्रारंभिक बैठक में मैंने कहा था कि कांग्रेस भारत की 85% से अधिक आबादी अर्थात मूक, मेहनतकश और अधपेट खाकर जीने वाले करोड़ों लोगों की प्रतिनिधि होने का दावा करती है। किंतु मैंने तो इससे आगे बढ़कर यह भी कहा था कि यदि महाराजागण मुझे क्षमा करें तो कहूँगा वह तो अपने सेवा के अधिकार से राजाओं की, और उसी तरह जमींदारों और शिक्षित वर्ग का भी प्रतिनिधि होने का दावा करती है। मैं उस दावे को फिर पेश करना चाहता हूं और इस समय उस पर विशेष जोर देना चाहता हूं। परिषद के दूसरे सब पक्ष खास वर्गों के प्रतिनिधि होकर आए हैं। अकेली कांग्रेस ही सारे भारत की और सब वर्गों की प्रतिनिधि होने का दावा करती है। वह कोई सांप्रदायिक संस्था नहीं है, वह सब प्रकार की सांप्रदायिकता की कट्टर शत्रु है। वह जाति, रंग अथवा संप्रदाय का कोई भेद नहीं करती है। उसके द्वार सबके लिए खुले हैं। संभव है कि उसने सदैव अपने सिद्धांत का पालन न किया हो। मैंने मनुष्य द्वारा स्थापित एक भी ऐसी संस्था नहीं देखी जिसने अपने सिद्धांत का सदैव और सर्वथा पालन किया हो।
मैं जानता हूं कि कई बार कांग्रेस से चूक हुई है और संभव है कि आलोचकों की दृष्टि से भी ज्यादातर मौकों पर चूक होती रही हो, किंतु कटु से कटु आलोचकों को यह तो स्वीकार करना ही होगा और उन्होंने स्वीकार किया भी है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दिन प्रतिदिन विकसित होती जाने वाली संस्था है। उसका संदेश भारत के दूरातिदूर गांवों में पहुंचा है और अवसर आने पर वह देश के 700 गांवों में रहने वाली आम जनता पर अपने प्रभाव का परिचय दे चुकी है। और फिर भी मैं देखता हूं कि यहाँ कांग्रेस को अनेक पक्षों में एक पक्ष गिना जाता है। मैं इसकी परवाह नहीं करता, मैं इसे कांग्रेस के लिए कुछ संकट रूप नहीं मानता, किंतु जो कार्य करने के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं उसके लिए संकट रूप अवश्य मानता हूँ। काश मैं ब्रिटिश राजनीतिज्ञों और ब्रिटिश मंत्रियों को यह विश्वास करा सकता कि कांग्रेस में अपने स्वीकृत कार्यों को पूरा करने की सामर्थ्य है। कांग्रेस सांप्रदायिकता से रहित एकमात्र अखिल भारतीय राष्ट्रीय संस्था है और वह निश्चय ही उन अल्पसंख्यक समुदायों का भी प्रतिनिधित्व करती है जिन्होंने अपने दावे यहाँ पेश किए हैं और जिनका कहना है, अथवा यूं समझिए कि जिनकी ओर से हस्ताक्षर करने वाले लोगों का कहना है, और मेरे विचार से ऐसा कहना अनुचित है, कि उनका अनुपात भारत की कुल आबादी का 46% है। मेरा कहना यह है कि कांग्रेस इन सभी अल्पसंख्यक समुदायों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करती है। कांग्रेस का यह दावा यदि स्वीकार कर लिया गया होता तो आज स्थिति कितनी भिन्न होती। मैं अनुभव करता हूँ कि शांति के लिए और इस परिषद में बैठे हुए अंग्रेज तथा भारतीय स्त्री पुरुष सभी के प्रिय उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए मुझे कांग्रेस का दावा कुछ विशेष आग्रह के साथ पेश करना पड़ रहा है। ऐसा मैं इस कारण से कहता हूँ, कांग्रेस एक सबल संस्था है, वह ऐसी संस्था है जिस पर समानांतर सरकार चलाने अथवा चलाने का विचार रखने का आरोप लगाया गया है और एक तरह से मैं इस आरोप का समर्थन कर चुका हूँ। यदि आप यह समझ लें कि कांग्रेस का तंत्र कैसे काम करता है तो आप उस संस्था का स्वागत करेंगे जो समानांतर सरकार चला सकती है और यह सिद्ध कर सकती है कि किसी स्वैच्छिक संस्था के लिए भी बिना किसी सैनिक शक्ति के प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सरकार का तंत्र चलाना संभव है। लेकिन नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। यद्यपि आपने कांग्रेस को आमंत्रित किया है, फिर भी आप उसका अविश्वास करते हैं। यद्यपि आपने उसे आमंत्रित किया है, फिर भी आप सारे भारत की ओर से बोलने के उसके दावे को अस्वीकार करते हैं। बेशक संसार के इस किनारे पर बैठे हुए आप लोग इस दावे का विरोध कर सकते हैं और यहाँ मैं इस दावे को साबित भी नहीं कर सकता। फिर भी यदि आप मुझे उसे दृढ़ता से पेश करते हुए देखते हैं तो इसका कारण यह है कि मेरे सिर पर जबरदस्त जिम्मेदारी मौजूद है। कांग्रेस बागी मनोवृत्ति का प्रतिनिधित्व करती है। मैं जानता हूं कि बातचीत के जरिए भारत की कठिनाइयों का सर्वसम्मत हल निकालने के लिए निमंत्रित इस परिषद में बागी शब्द का उच्चार भी मनोवृत्ति करती है, करना चाहिए। एक के बाद एक अनेक वक्ताओं ने खड़े होकर कहा है कि भारत को अपनी स्वतंत्रता बातचीत और दलीलों से ही प्राप्त करनी चाहिए और ग्रेट ब्रिटेन यदि भारत की मांगों को दलीलों से ही स्वीकार करेगा तो इसमें ग्रेट ब्रिटेन का अत्यंत गौरव समझा जाएगा। किंतु कांग्रेस का मत सर्वथा ऐसा ही नहीं है। कांग्रेस के पास एक और मार्ग है, वह आपको अप्रिय है। मैं यह बता दूं कि मैंने एक भी बैठक से गैरहाजिर न रहने का प्रयत्न किया है और मैंने प्रत्येक वक्ता की बातों को मेरे लिए जहां तक संभव था पूरे ध्यान से और आदरपूर्वक समझने का प्रयत्न किया है और इनमें से
कई वक्ताओं को मैंने यह कहते सुना है कि यदि भारत में अराजकता, विद्रोह और आतंकवादी प्रवृत्ति फैल जाए तो यह बहुत भयंकर बात होगी। मैं इतिहास का विशेष अध्येता होने का दावा नहीं करता, किंतु एक स्कूल के विद्यार्थी की तरह मुझे इतिहास के पर्चे में भी पास होना पड़ा था। इसलिए मैंने पढ़ा था कि इतिहास के पृष्ठ पर स्वतंत्रता के लिए लड़ने वालों के रक्त के लाल धब्बे लगे हुए हैं। मेरी जानकारी में ऐसा एक भी उदाहरण नहीं जिसमें राष्ट्रों ने अपार कष्ट सहे बिना स्वतंत्रता प्राप्त की हो। जिन्हें मैं स्वाधीनता या स्वतंत्रता के अंध प्रेमी मानता हूँ, वे लोग आज तक खूनी खंजर, विष के प्याले, बंदूक की गोली, भाले तथा संहार के इन सभी शस्त्रास्त्रों और साधनों का उपयोग करते आए हैं। फिर भी इतिहासकारों ने उसकी निंदा नहीं की है। मैं हिंसावादियों की वकालत करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूँ। श्री गजनवी ने हिंसावादियों की चर्चा की और उसमें कलकत्ता नगर निगम को भी सम्मिलित किया। उन्होंने जब कलकत्ता नगर निगम की एक घटना का उल्लेख किया तो उससे मुझे चोट पहुंची। वे यह कहना भूल गए कि कलकत्ता के महापौर ने स्वयं वे और नगर निगम अपने कांग्रेसी सदस्यों के कारण जिस भूल में फंस गया था उसका काफी प्रक्षालन किया। जो कांग्रेसी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से हिंसा को उत्तेजन देते हैं, मैं उनकी वकालत भी नहीं करता। कांग्रेस के ध्यान में उक्त घटना के आते ही उसने उसके प्रतिकार का प्रयत्न आरंभ किया। उसने तुरंत ही कलकत्ता के महापौर से इस घटना का विवरण मांगा और महापौर ने अपनी सहज सज्जनता का परिचय देते हुए तुरंत ही अपनी भूल स्वीकार कर ली और बाद में भूल सुधार के लिए कानूनन जो कुछ संभव था वैसा किया। इस घटना पर बोलकर मुझे इस परिषद का अधिक समय नहीं लेना चाहिए। कलकत्ता नगर निगम की ओर से चलने वाली 40 पाठशालाओं के विद्यार्थी जो गीत गाते बताए जाते हैं, उसका भी श्री गजनवी ने उल्लेख किया है। उनके भाषण में और भी ऐसी अनेक भ्रमपूर्ण बातें थीं जिनके संबंध में मैं बोल सकता हूँ, किंतु उन पर बोलने की मेरी इच्छा नहीं है। कलकत्ता के महान नगर निगम के प्रति मेरे मन में जो सम्मान है और सत्य के प्रति जो आदर है, उसके कारण और फिर जो लोग अपना बचाव करने के लिए यहाँ उपस्थित नहीं हैं, उनका ख्याल करके ही मैं ये दो प्रकट एवं स्पष्ट उदाहरण यहाँ दे रहा हूँ। मैं एक क्षण के लिए भी यह बात नहीं मानता कि यह गीत कलकत्ता नगर निगम की पाठशालाओं में नगर निगम की जानकारी में सिखाया जाता था। मैं इतना अवश्य जानता हूँ कि गत वर्ष के भयंकर दिनों में ऐसी कई बातें हुई जिनके लिए हमें खेद है और जिनके लिए हमने प्रायश्चित और पश्चाताप किया है। यदि कलकत्ता में हमारे बालकों को वह गीत गाना सिखाया गया हो जो श्री गजनवी ने यहाँ दोहराया है, तो मैं उनकी ओर से क्षमा मांगने के लिए यहाँ मौजूद हूँ। किंतु इतना मैं चाहूँगा कि इन पाठशालाओं के शिक्षकों ने यह गीत नगर निगम की जानकारी में और उसके प्रोत्साहन से सिखाया है, यह बात साबित की जाए। कांग्रेस के विरुद्ध इस प्रकार के आरोप अनगिनत बार लगाए जा चुके हैं और अनगिनत बार कांग्रेस उनका खंडन कर चुकी है। फिर भी इस अवसर पर मैंने इसका उल्लेख किया है। यह भी मैंने यही बताने के ख्याल से किया है कि स्वतंत्रता के लिए लोग लड़े हैं, उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है और जिन्हें वे अपदस्थ करना चाहते थे उन्हें मारा है और उनके हाथों मारे गए हैं। अब कांग्रेस रंगमंच पर आती है और इतिहास के लिए अपरिचित एक नवीन उपाय, सविनय अवज्ञा खोज निकालती है और उसका अनुसरण करती रहती है। किंतु मेरे सामने फिर एक पत्थर की दीवार खड़ी होती है और मुझसे कहा जाता है कि दुनिया की कोई भी सरकार
इस पद्धति को सहन नहीं कर सकती। ठीक है, सरकार की मर्जी न हो तो वह इसे सहन न करे। खुली बगावत को किसी भी सरकार ने सहन नहीं किया है। यह भी स्वाभाविक है कि कोई भी सरकार सविनय अवज्ञा को सहन न करे, लेकिन सरकारों को इन शक्तियों के आगे भी झुकना पड़ता है। ब्रिटेन सरकार भी इन शक्तियों के आगे झुकी है और इसी तरह जबरदस्त डच सरकार को 8 वर्षों के संघर्ष के बाद अनिवार्य स्थिति के सामने झुकना पड़ा था। जनरल स्मट्स एक महान सेनानायक, महान राजनीतिज्ञ और समझदार व्यक्ति हैं, लेकिन वे भी केवल अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए लड़ने वाले निर्दोष पुरुषों और स्त्रियों को मौत के घाट उतारे जाने की कल्पना मात्र से कांप उठे और उन्होंने जो चीज कभी न देने की प्रतिज्ञा की थी, वही चीज उन्हें इन सविनय प्रतिरोधियों की पूरी तरह कसौटी पर कस लेने के बाद 1914 में देनी पड़ी। यद्यपि तब उन्हें जनरल बोथा का भी सहयोग समर्थन प्राप्त था। भारत में लॉर्ड चेम्सफोर्ड को यही करना पड़ा था, बंबई के गवर्नर को बोरसद और बाराडोली में यही करना पड़ा था। प्रधानमंत्री महोदय, आपसे मेरा यह कहना है कि अब इस प्रवाह को रोकने का समय बीत चुका है और इसी के बारे में उनके सामने आज जो विकल्प है, कदाचित अलग रास्ता अपनाने का विकल्प, उसी के बारे में सोचकर मेरा मन परेशान है। आशा का कोई आधार दिखाई न देने पर भी मैं आशा बनाए रखूंगा। अगर मुझसे हो सका तो अपने देश के करोड़ों पुरुषों और स्त्रियों को, बल्कि बच्चों को भी इस अग्नि परीक्षा में उतारे बिना अपने देश के लिए कोई सम्मानजनक समाधान प्राप्त करने की मैं हरचंद कोशिश करूंगा। उन्हें एक बार फिर उस तरह के संघर्ष में उतारना मेरे लिए प्रसन्नता और संतोषदायक विषय नहीं हो सकता, लेकिन अगर हमारे भाग्य में पुनः आग की तपन सहना ही लिखा है तो उसे मैं अत्यंत प्रसन्नता के साथ स्वीकार करूंगा और मेरे मन को यह परम संतोष प्राप्त रहेगा कि मैंने जो ठीक समझा वही कर रहा हूँ, देश ने जो ठीक समझा वही कर रहा है। इसके अतिरिक्त देश को यह संतोष भी प्राप्त रहेगा कि कम से कम वह किसी की जान तो नहीं ले रहा है, इसके बजाय स्वयं अपने प्राणों की आहुति दे रहा है। वह ब्रिटेन के लोगों को सीधा कोई कष्ट नहीं पहुंचा रहा है, बल्कि स्वयं कष्ट सह रहा है। प्रोफेसर गिलबर्ट मरे ने मुझसे एक बात कही थी जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। उनकी प्रवाहमयी भाषा को ज्यों का त्यों दोहरा सकना तो कठिन है, फिर भी यहाँ मैं उसका आशय बता रहा हूँ। उन्होंने कहा था, आप क्षण भर को भी ऐसा न माने कि जब आपके हजारों देश भाई कष्ट सहते हैं तो अंग्रेजों को कोई कष्ट नहीं होता। क्या आप हमें इतना हृदयहीन मानते हैं? नहीं, मैं उन्हें इतना हृदयहीन नहीं मानता। मैं जानता हूं कि आपके मन को कष्ट पहुंचेगा, लेकिन मैं आपके हृदय को द्रवित करना चाहता हूं और इसलिए आपके मन को कष्ट पहुंचाना चाहता हूं। जब आपका हृदय द्रवित होगा, उस समय बातचीत का उपयुक्त अवसर आएगा। बातचीत तो बराबर चलती ही रहेगी और अगर इस बार मैं आपसे बातचीत करने के लिए इतने मीलों का फासला तय करके यहाँ आया हूँ तो यही सोचकर आया हूँ कि आपके देश भाई लॉर्ड इरविन ने अपने अध्यादेशों के जरिए हमारी पर्याप्त परीक्षा ले ली है। उन्हें इस बात के पर्याप्त प्रमाण मिल गए हैं कि भारत के हजारों नर नारियों और बच्चों ने कष्ट सहन किया है और उन्हें इस बात का प्रमाण मिल गया है कि अध्यादेश हो या नहीं, लाठियां चलाई जाएं या नहीं, इस उमड़ते प्रवाह को कोई चीज रोक नहीं सकती। स्वतंत्रता के लिए व्याकुल भारत के नर नारियों के हृदयों में उठती प्रबल भावनाओं को कोई चीज दबा नहीं सकती। अब भी कुछ समय शेष है, इसलिए मैं चाहता हूं कि कांग्रेस किस चीज को लेकर चल रही है उसे आप समझ लीजिए। मेरा जीवन आपके हाथ में है। कार्य समिति के
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सभी सदस्यों का जीवन आपके हाथ में है, किंतु स्मरण रखिए कि इन करोड़ों मूक मानवों का जीवन भी आपके ही हाथ में है। मेरा बस चले तो मैं इन प्राणियों को होम देना नहीं चाहता, इसलिए स्मरण रखिए कि यदि संयोग से मैं कोई सम्मानपूर्ण समझौता करा सकूं, तो उसके लिए कितना भी बलिदान क्यों न करना पड़े, मैं उसे बहुत नहीं समझूंगा। जो भावना कांग्रेस के हृदय में काम कर रही है, अर्थात यह कि भारत को सच्ची स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, वह भावना यदि मैं आप में भर सकूं, तो आप मुझ में सदा समझौते की अधिक से अधिक भावना पाएंगे। स्वतंत्रता को आप कुछ भी नाम दें, गुलाब को दूसरा कोई भी नाम दें, वह उतनी ही सुगंध देगा, किंतु मैं जो चाहता हूं वह स्वतंत्रता का असली गुलाब होना चाहिए, नकली नहीं। यदि आपके और उसी तरह कांग्रेस के, इस परिषद के पक्ष, उसी तरह अंग्रेज जनता के मन में इस शब्द का एक ही अर्थ हो, तो आप देखेंगे कि समझौते के लिए अधिक से अधिक गुंजाइश है और कांग्रेस में आपको सदा समझौते की भावना दिखाई देगी। किंतु जब तक ऐसा मतैक्य नहीं होता, जब तक जिस शब्द का प्रयोग आप, मैं और सब करते हैं उसकी एक ही व्याख्या, एक ही फलितार्थ नहीं होता, तब तक कोई समझौता संभव नहीं। हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उनकी हम में से प्रत्येक के मन में अलग अलग व्याख्या हो, तो समझौता हो ही किस तरह सकता है? प्रधानमंत्री महोदय, यह असंभव है। मैं आपसे अत्यंत नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि उस हालत में सबको स्वीकार्य कोई सामान्य आधार, कोई ऐसा आधार जहां आप समझौते की भावना का प्रयोग कर सकें, सर्वथा असंभव है। और मुझे अत्यंत दुहक के साथ कहना पड़ता है कि इन सब उकता देने वाले सप्ताहों में हम जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं उनकी कोई भी सर्वसम्मत व्याख्या मैं अभी तक ढूंढ नहीं सका हूं। पिछले हफ्ते एक शकाल सज्जन ने मुझे वेस्टमिंस्टर का कानून दिखाते हुए कहा कि क्या आपने औपनिवेशिक स्वराज्य शब्द की परिभाषा पढ़ी है? मैंने उस परिभाषा को पढ़ा, लेकिन स्वभावतः मुझे यह देखकर कोई परेशानी या अचंभा नहीं हुआ कि उसमें औपनिवेशिक स्वराज्य की विद्वत परिभाषा की गई है, और उसमें न केवल सामान्य ढंग की परिभाषा की गई है, बल्कि उसके विशिष्ट उदाहरण भी बताए गए हैं। उसमें बहुत साफ साफ कहा गया है, औपनिवेशिक स्वराज्य प्राप्त राज्यों में ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा आदि शामिल माने जाएंगे, और अंत में आयरिश फ्री स्टेट का नाम दिया गया है। मैं नहीं समझता उसमें मिस्र का भी उल्लेख था। फिर उन्होंने कहा, क्या आप समझ रहे हैं कि आपके औपनिवेशिक स्वराज्य का मतलब क्या है? लेकिन उसका मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। मेरे औपनिवेशिक स्वराज्य अथवा पूर्ण स्वराज्य का क्या मतलब है, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं है। एक तरह से मेरे मन का बोझ हल्का ही हुआ। मैंने कहा कि अब मुझे औपनिवेशिक स्वराज्य शब्द पर विवाद करने से छुटकारा मिल गया है, क्योंकि मैं उससे अलग हूँ। मैं पूर्ण स्वराज्य चाहता हूँ, लेकिन इस पर भी कई अंग्रेजों ने कहा है, हाँ, आपको पूर्ण स्वराज्य तो मिल सकता है, लेकिन यह तो बताइए कि पूर्ण स्वराज्य का मतलब क्या है। फिर हम उसी अलग अलग परिभाषाओं पर आ गए। इसीलिए मैं कहता हूं कि कांग्रेस की मांग पूर्ण स्वराज्य के रूप में पेश की गई है। आपके एक बहुत बड़े राजनयिक, उनका नाम बताना मैं उचित नहीं समझता, मुझसे बातचीत कर रहे थे। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, सच मानिए, मैं नहीं जानता था कि पूर्ण स्वराज्य से आपका मतलब ये है। उन्हें जानना चाहिए था, मगर जानते नहीं थे, और वे क्या नहीं जानते थे ये मैं आपको बता रहा हूँ। जब मैंने कहा कि मैं साम्राज्य के अंतर्गत साझेदार नहीं हो सकता, तो उन्होंने कहा, हाँ हाँ, यही तो बिल्कुल तर्कसंगत बात है।
इस पर मैंने कहा, लेकिन मैं साझेदार होना चाहता हूँ, मैं जबरदस्ती की साझेदारी को नहीं चाहता हूँ, लेकिन ग्रेट ब्रिटेन का साझेदार होना जरूर चाहता हूँ। मैं इंग्लैंड की जनता के साथ साझेदारी का रिश्ता कायम करना चाहता हूँ, लेकिन साथ ही मैं ठीक उसी तरह की स्वतंत्रता का उपभोग करना चाहता हूँ जिस तरह की स्वतंत्रता आपके यहाँ के लोगों को प्राप्त है, और मैं इस साझेदारी को केवल भारत के हित साधन के लिए अथवा दोनों देशों के पारस्परिक हित साधन के लिए प्राप्त नहीं करना चाहता हूँ। इसे मैं इसलिए प्राप्त करना चाहता हूँ जिससे दुनिया के सिर से वह भारी बोझ उतर जाए जो उसे कुचलता जा रहा है। ये कोई 10-12 दिन पहले की बात है, और शायद ये बात विचित्र लगेगी कि फिर मुझे एक अन्य अंग्रेज सज्जन का भी पत्र मिला, और आप उन्हें भी जानते हैं और उनका भी बहुत आदर करते हैं। उन्होंने जो अंग्रेज सज्जन का बहुत सी बातें लिखी थी, उनमें एक यह भी थी, मैं हृदय से ऐसा मानता हूँ कि मानव जाति का सुख और शांति हमारी मित्रता पर ही निर्भर है। मानो मैं हमारी शब्द का अर्थ न समझ पाऊंगा, इस तरह उन्होंने आगे स्पष्ट करते हुए कहा, आपकी और हमारी जनता की मित्रता। और उन्होंने जो एक और बात कही उसे भी मुझे यहाँ दोहरा देना चाहिए। वह ये थी, और सभी भारतीयों में आप ही ऐसे हैं जिसे सभी अंग्रेज पसंद करते हैं और समझते हैं। वे चापलूसी करने वाले आदमी नहीं हैं, और मैं नहीं समझता कि यह अंतिम वाक्य उन्होंने मेरी चापलूसी करने के लिए लिखा है। मैं इससे तनिक भी फूल उठने वाला भी नहीं। इस पन्ने में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो यदि मैं आपको बता सकता तो आप शायद इस वाक्य के मर्म को ज्यादा अच्छी तरह समझ जाते। लेकिन आपको इतना बता दूं कि इस अंतिम वाक्य में उनका आशय व्यक्तिगत रूप से मुझसे नहीं था। व्यक्ति की हैसियत से तो मैं कुछ हूं ही नहीं, और मैं जानता हूं कि व्यक्ति की हैसियत से मैं किसी भी अंग्रेज के लिए किसी काम का नहीं होऊंगा। लेकिन कुछ अंग्रेज मुझे कुछ महत्व इसलिए देते हैं कि मैं एक उद्देश्य को लेकर चल रहा हूं। मैं एक राष्ट्र का, एक प्रभावशाली संगठन का प्रतिनिधित्व करने की कोशिश कर रहा हूं। यही कारण है कि वे ऐसा कहते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री महोदय, यदि मैं कोई ऐसा आधार ढूंढ सकूं जिस पर से हमारे काम को आगे बढ़ाया जा सके तो समझौते के लिए काफी गुंजाइश है। मैं जिस चीज के लिए तरस रहा हूं वह है मित्रता। मेरा काम दासों के स्वामी और अत्याचारी को समूल नष्ट कर देना नहीं है। मैंने जीवन में जो दर्शन अपनाया है वह मुझे वैसा करने की इजाजत नहीं देता, और आज कांग्रेस ने उस दर्शन को अपना लिया है, सिद्धांत के रूप में तो नहीं जैसा कि वह मेरे लिए है, लेकिन नीति के रूप में उसने अवश्य अपना लिया है, क्योंकि वह मानती है कि 35 करोड़ आबादी वाले राष्ट्र भारत के लिए यही रास्ता सही और सबसे अच्छा है। 35 करोड़ आबादी वाले राष्ट्र को हत्यारे के खंजर या विष के प्याले, तलवार, भाले या गोलियों की जरूरत नहीं है। उसे तो सिर्फ संकल्प की आवश्यकता है, ना कहने की सामर्थ्य की जरूरत है, और वह राष्ट्र आज ना कहना सीख रहा है। लेकिन तब वह राष्ट्र करता क्या है? क्या वह अंग्रेजों को एकदम निकाल देना चाहता है, या कि उसके मन में ऐसी कोई भी इच्छा है? नहीं, ऐसा नहीं है। आज उसका उद्देश्य अंग्रेजों का हृदय परिवर्तन करना है। मैं इंग्लैंड और भारत के संबंध को तोड़ना नहीं चाहता, लेकिन उस संबंध को एक नया रूप अवश्य देना चाहता हूँ। मैं अपने देश की उस गुलामी को आज़ादी का रूप देना चाहता हूँ। आप चाहे पूर्ण स्वराज्य कहें या और कुछ, शब्दों को लेकर मैं कोई विवाद नहीं करूँगा, और भले ही मेरे देशवासी किसी अन्य शब्द को चुनने पर आपत्ति करें, लेकिन यदि आपके सुझाए शब्द का आशय वही होगा जो हमारी मांग का है, तो मैं उनके विरोध को शांत कर दूंगा।
इसीलिए मैंने आपका ध्यान इस बात की ओर बार बार दिलाया है कि आप जो सुरक्षात्मक पूर्वोपाय सुझाते रहे हैं वे सर्वथा असंतोषजनक हैं, वे भारत के हक में नहीं हैं। वाणिज्य तथा उद्योग संघ के 3 विशेषज्ञों ने अपने अपने तरीके से, विशेषज्ञों की हैसियत से, अपने अपने अनुभव के आधार पर आपको बताया है कि जब भारत की आय का 80% इस तरह गिरवी रख दिया जाएगा कि वह वापस आ ही न सके, तो कोई भी उत्तरदायी मंत्रिमंडल प्रशासन की समस्याओं को हल नहीं कर पाएगा। उन्होंने अपने प्रचुर ज्ञान के आधार पर जिस तरह मैं बता सकता था, उससे कहीं बेहतर तरीके से आपको बता दिया है कि इन वित्तीय सुरक्षात्मक उपायों का भारत के लिए क्या मतलब है। उनका मतलब भारत को पूरी तरह अपंग बना देना है। इस परिषद में सुरक्षात्मक उपायों पर चर्चा हुई है। उन उपायों में अनिवार्य प्रतिरक्षा और सेना के प्रबंध भी शामिल हैं। फिर भी जहां मैंने यह कहा है कि सुरक्षात्मक उपाय जिस रूप में पेश किए गए हैं उस रूप में वे असंतोषजनक हैं, वहां मैंने यह कहने में भी संकोच नहीं किया है और न अब इस बात को दोहराने में संकोच कर रहा हूं कि कांग्रेस सुरक्षात्मक उपायों को स्वीकार करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन ऐसे उपायों को जो भारत के हित में हो। संघ संरचना समिति की एक बैठक में मैंने निसंकोच भाव से इस स्वीकृति को विस्तार से समझाया था और कहा था कि सुरक्षात्मक उपाय इंग्लैंड के लिए भी लाभदायक होने चाहिए। मैं ऐसे सुरक्षात्मक उपाय नहीं चाहता जो केवल भारत के लिए लाभदायक हों और ब्रिटेन के सच्चे हितों के विरुद्ध हों। भारत के काल्पनिक हितों की बलि चढ़ानी होगी, ग्रेट ब्रिटेन के भी काल्पनिक हितों की बलि देनी होगी। इसी तरह भारत के अनुचित हितों का त्याग करना होगा और ग्रेट ब्रिटेन के भी अनुचित हितों का त्याग करना होगा। इसलिए मैं एक बार फिर कहता हूं कि यदि सभी प्रतिनिधियों के मन में एक शब्द का एक ही अर्थ हो तो मैं श्री जयकर, सर तेज बहादुर सप्रू और इस परिषद में बोलने वाले अन्य प्रतिष्ठित वक्ताओं की बात से सहमत हूं। उस स्थिति में मैं उन सभी से सहमत होऊंगा जिन्होंने कहा है कि इतनी सारी मेहनत करने के बाद हम में काफी हद तक सहमति हो गई है, लेकिन मेरे लिए निराशा का विषय यह है कि मैं इन शब्दों का वही अर्थ नहीं लगाता जो दूसरे लोग लगाते हैं। मुझे बहुत आशंका है कि सुरक्षात्मक उपायों में जो अर्थ श्री जयकर देखते हैं मैं उससे भिन्न अर्थ देखता हूं और जो अर्थ श्री जयकर और मैं देखते हैं वे उदाहरण के तौर पर कहूं तो उस अर्थ से सर्वथा भिन्न हैं जो सर सैमुअल होर देखते हैं। वैसे मैं निश्चय पूर्वक कुछ नहीं कह सकता, हमारा आमना सामना कभी हुआ ही नहीं है। आपके शब्दों में कहूँ तो हम कभी यथार्थ पर उतरे ही नहीं हैं और मैं आमना सामना करने के लिए, यथार्थ पर उतरने के लिए बहुत उत्सुक हूँ, बल्कि उसके लिए आकुल हूँ। मैं सोचता रहा हूँ हम सब उत्तरोत्तर अधिकाधिक निकट क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों हम तकरीरबाजी, वाग्मिता प्रदर्शन, बहस मुबाहसे और अपनी छोटी छोटी बातें मनवाने का संतोष पाने में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। भगवान साक्षी है, मैं अपनी आवाज खुद नहीं सुनना चाहता। ईश्वर साक्षी है कि मैं किसी भी बहस मुबाहसे में भाग नहीं लेना चाहता। मैं जानता हूं कि स्वतंत्रता किंचित अधिक ठोस धातु की बनी हुई चीज है और मैं ये भी जानता हूं कि भारत की स्वतंत्रता तो बहुत ही ठोस धातु की बनी हुई वस्तु है। हमारी कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो किसी भी राजनयिक को चक्कर में डाल देंगी। हमारी कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो दूसरे राष्ट्रों के सामने नहीं हैं, लेकिन उनसे मैं घबराता नहीं हूं। जो भारतीय वातावरण में फले बढ़े हैं
उन्हें वे चक्कर में नहीं डाल सकती। ये समस्याएं तो हमारे साथ रची बसी हुई हैं। हमें महामारी से निपटना है, मलेरिया की समस्या से जूझना है। हमें सांपों, बिच्छुओं, बंदरों, बाघों और तेंदुओं से निपटना पड़ता है, लेकिन आपको तो यह सब नहीं करना पड़ता। हमें इन समस्याओं से इसलिए निपटना है क्योंकि हम इन्हीं के बीच पले बढ़े हैं। हम उनसे घबराते नहीं हैं। इन विषैले कीड़ों और विभिन्न जीव जंतुओं के अस्तित्व के बावजूद किसी ना किसी प्रकार हमारा अस्तित्व कायम है। इसी प्रकार हम इन समस्याओं को भी झेल लेंगे और इनमें से कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। लेकिन आज हम और आप एक गोलमेज परिषद में एकत्र हुए हैं और हम कोई ऐसा सर्वग्राह्य सूत्र ढूंढना चाहते हैं जो हमारे उद्देश्य की पूर्ति में सहायक हो सके। आप सच मानिए कि वैसे तो मैंने कांग्रेस की ओर से जो दावा पेश किया है और जिसे अब मैं यहाँ दोहराना नहीं चाहता, उसकी एक भी मद को उसमें से हटाने को तैयार नहीं हूँ, और संघ संरचना समिति के समक्ष मुझे जो भाषण देने पड़े उनमें से एक भी शब्द निकालने को तैयार नहीं हूँ। किंतु मैं यहाँ समझौते की इच्छा लेकर खड़ा हूँ। मैं ब्रिटिश बुद्धिजीवियों अथवा श्री शास्त्री, सर तेज बहादुर सप्रू, श्री जयकर श्री जिन्ना, सर मोहम्मद शफी और अन्य संविधान शास्त्रियों की बुद्धि से उत्पन्न एक एक सूत्र पर विचार करने को तैयार हूँ। मैं घबराने वाला नहीं हूँ। जब तक मेरी जरूरत है तब तक मैं यहाँ रहूँगा, क्योंकि मैं सविनय अवज्ञा फिर से शुरू नहीं करना चाहता। दिल्ली में जो संघर्ष विराम हुआ था उसे मैं स्थायी समाधान का रूप देना चाहता हूँ, लेकिन भगवान के लिए मुझे मुझ कमजोर 62 वर्ष के बूढ़े आदमी को थोड़ा मौका दीजिए। आप उसके लिए और जिस संगठन का वह प्रतिनिधित्व करता है उसके लिए थोड़ी सी गुंजाइश निकाल लीजिए। आज भले ही ऐसा दिखता हो कि आप मुझ पर विश्वास करते हैं, लेकिन उस संगठन के प्रति आपके मन में अविश्वास है। आप क्षण भर के लिए भी मुझे उस संगठन से अलग रखकर न देखें जिसमें मेरी स्थिति समुद्र में बूंद के समान है। मैं जिस संगठन में हूँ उससे मैं बड़ा नहीं हूँ, मैं उससे बहुत ही छोटा हूँ। और अगर आप मेरे लिए गुंजाइश निकालते हैं, मेरा विश्वास करते हैं, तो आपसे मेरा अनुरोध है कि आप कांग्रेस का भी विश्वास करें। अन्यथा मुझ में विश्वास करना बेकार है। जो अधिकार मुझे कांग्रेस ने दिया है उसके अलावा मेरा और कोई अधिकार नहीं है। कांग्रेस जो कुछ करने योग्य है उसे आप वह सब करने का मौका दें तो आप अपनी आतंकवादी कार्रवाइयों को तिलांजलि दे देंगे। आपको उसकी जरूरत ही नहीं रह जाएगी। आज आपको आतंकवादियों का सामना करना पड़ रहा है। आपके अनुशासित और संगठित आतंक के साथ साथ उन आतंकवादियों की भी प्रवृत्ति चल रही है। इसका कारण यह है कि आप तथ्यों की ओर ध्यान नहीं देते, या जो बात दिन के उजाले की तरह साफ दिखती है उसे देखते ही नहीं। ये आतंकवादी अपने खून से बहुत ही साफ अक्षरों में जो लेख लिख रहे हैं, क्या उसे आप देखने का कष्ट नहीं करेंगे? क्या आप ये देखने का कष्ट नहीं करेंगे कि हम गेहूं की नहीं आज़ादी की रोटी चाहते हैं, और आज ऐसे हजारों लोग हैं जिन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी है कि जब तक वह आज़ादी नहीं मिलती न खुद चैन लेंगे न देश को चैन लेने देंगे। तो मैं आपसे उस स्पष्ट लेख को पढ़ने का अनुरोध करता हूँ, आपसे विनती करता हूँ कि आप अपने धैर्य के लिए प्रसिद्ध भारत के लोगों के धैर्य की परीक्षा न लें। हम एक विनम्र जाति के रूप में हिंदुओं की चर्चा करते हैं और हिंदुओं के संपर्क में आकर, चाहे वह संपर्क अच्छा रहा हो या बुरा, मुसलमान भी बस इसी तरह विनम्र हो गए हैं। अब मुसलमानों के उल्लेख से मुझे सबको चक्कर में डालने वाली अल्पसंख्यकों की समस्या का ध्यान आता है। आप विश्वास कीजिए, वह समस्या यहाँ भी है, और जो बात मैं
भारत में कहता था, उसे यहाँ फिर दोहराता हूँ, इसे मैं भूला नहीं हूँ। अर्थात ये कि अल्पसंख्यकों की समस्या के समाधान के बिना भारत को स्वराज्य नहीं मिल सकता। मैं इस बात को जानता हूँ, इसे महसूस करता हूँ, फिर भी मैं यहाँ शायद इस आशा से आया कि हो सकता है यहाँ मैं कोई समाधान ढूंढ पाऊँ। लेकिन अब भी मैंने ये आशा नहीं छोड़ी है कि किसी दिन हम अल्पसंख्यकों की समस्या का कोई सच्चा और जीवंत समाधान ढूंढ पाएंगे। मैंने अन्यत्र भी कहा है और यहाँ फिर कहता हूँ कि जब तक विदेशी शासन रूपी पच्चर ने एक समुदाय को दूसरे समुदाय से, एक वर्ग को दूसरे वर्ग से अलग कर रखा है, तब तक कोई सच्चा और जीवंत समाधान नहीं हो सकता। इन समुदायों के बीच सच्चा सौहार्द स्थापित नहीं हो सकता। वह अंततः और अधिक से अधिक एक कागजी समाधान ही होगा। लेकिन जैसे ही आप उस पच्चर को निकालेंगे, उनका घरेलू बंधन, घरेलू स्नेह, सौहार्द एक ही देश में जन्म लेने का बोध अपना रंग दिखाने लगेगा। क्या आप ऐसा मानते हैं कि इन सब का कोई असर नहीं होगा? जब वहाँ ब्रिटिश शासन नहीं था, जब वहाँ कोई अंग्रेज दिखाई नहीं देता था, तब क्या हिंदू, मुसलमान और सिख आपस में बराबर लड़ ही रहे थे? हिंदू और मुसलमान इतिहासकारों द्वारा दिए गए विस्तृत और संग्रहणीय विवरणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि तब भी हम अपेक्षाकृत शांतिपूर्वक रह रहे थे और ग्रामवासी हिंदुओं और मुसलमानों में तो आज भी कोई झगड़ा नहीं है। उन दिनों तो उनके बीच झगड़े का नामो निशान तक नहीं था। स्वर्गीय मौलाना मोहम्मद अली, जो स्वयं किसी हद तक इतिहासकार थे, मुझसे अक्सर कहा करते थे कि अगर अल्लाह ने मुझे इतनी जिंदगी बख्शी तो मेरा इरादा भारत में मुसलमानी हुकूमत का इतिहास लिखने का है। उसमें दस्तावेजी सबूतों के साथ यह दिखा दूंगा कि अंग्रेजों ने गलती की है। औरंगजेब उतना बुरा नहीं था जितना बुरा उसे अंग्रेजी इतिहासकारों ने दिखाया है। मुगल हुकूमत उतनी खराब नहीं थी जितनी खराब अंग्रेज इतिहासकारों ने बताई है, इत्यादि। ऐसा ही हिंदू इतिहासकारों ने भी लिखा है। यह झगड़ा पुराना नहीं है, यह झगड़ा तो तब शुरू हुआ जब हम गुलामी की लज्जाजनक स्थिति में पड़े। मैं यह कहने की दृढ़ता करता हूँ कि यह अंग्रेजों के भारत आगमन के साथ शुरू हुई और जैसे ही भारत और ब्रिटेन का संबंध यह दुर्भाग्यपूर्ण, कृत्रिम और अस्वाभाविक संबंध स्वाभाविक रूप लेगा, जैसे ही उनका संबंध ऐसी साझेदारी के संबंध का रूप लेगा, पता नहीं ऐसा कब होगा अथवा होगा भी या नहीं, जिसे दोनों में से कोई भी पक्ष इच्छानुसार त्याग सकता हो, तोड़ सकता हो। तभी आप देखेंगे कि हिंदू, मुसलमान, सिख, यूरोपीय, आंग्ल भारतीय, ईसाई, अस्पृश्य सब इस तरह घुल मिलकर साथ रहने लगेंगे मानो वे एक ही शरीर के विभिन्न अंग हों। अब मैं देसी नरेशों के बारे में 2 शब्द कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। मैंने देसी नरेशों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा है और न आज की रात ही ज्यादा कुछ कहना चाहता हूं। लेकिन अगर मैं देसी नरेशों के सामने गोलमेज परिषद के सामने नहीं अपना दावा पेश न करूंगा तो उनके साथ और कांग्रेस के साथ अन्याय करूंगा। देसी नरेशों को वे जिन शर्तों पर संघ में शामिल होना चाहेंगे, वे शर्तें पेश करने का पूरा अधिकार है। मैंने उनसे अनुरोध किया है कि वे भारत के दूसरे हिस्सों में रहने वाले लोगों का रास्ता सुगम बनाएं। इसलिए मैं उनके सामने सहानुभूतिपूर्वक और पूरे मन से विचार करने के लिए ये सुझाव ही रख सकता हूँ। ये सुझाव चाहे जो हों, लेकिन अगर वे यह मान लें कि पूरे भारत को कुछ मूलभूत अधिकार सामान्य रूप से प्राप्त हैं और यदि वे उस स्थिति को स्वीकार कर लें तथा न्यायालय में जिसके गठन में उनका भी हाथ होगा
उन अधिकारों के परखे जाने की अनुमति दे दें और फिर वे अपनी प्रजा की ओर से प्रतिनिधित्व के भी कुछ तत्व, केवल कुछ तत्व ही दाखिल कर दें, तो मैं समझूंगा कि अपनी प्रजा को संतुष्ट करने के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया दुनिया को, और सारे भारत को ये दिखा देने के लिए बहुत कुछ किया कि उनमें भी लोकतंत्र की भावना है। वे निरे स्वेच्छाचारी शासक नहीं बने रहना चाहते, बल्कि वे ग्रेट ब्रिटेन के राजा जॉर्ज की तरह संवैधानिक राजा बनना चाहते हैं। श्रीमान, मेरे मित्र सर अब्दुल कय्यूम ने मुझे एक कागज दिया है। उसमें उन्होंने पूछा है, क्या आप सीमा प्रांत के बारे में कुछ नहीं कहेंगे? मैं जरूर कहूंगा, और जो कहूंगा वह यह है, भारत जो पाने का पात्र हो और वह सचमुच जो कुछ प्राप्त कर सके वह प्राप्त करे, लेकिन उसे चाहे जो भी प्राप्त हो, जब भी प्राप्त हो, सीमा प्रांत को तो पूर्ण स्वशासन मिलना चाहिए और आज ही मिलना चाहिए। तब सीमा प्रांत सारे भारत के सामने एक स्थायी उदाहरण का काम करेगा, और इसलिए कांग्रेस के सारे मत सीमा प्रांत के लिए ही प्रांतीय स्वशासन प्राप्त करने के पक्ष में पड़ेंगे। प्रधानमंत्री महोदय, अगर आप अपने मंत्रिमंडल को यह स्वीकार करने पर राजी कर सकें कि सीमा प्रांत कल से ही एक पूर्णतः स्वशासित प्रांत बन जाए, तो सीमा प्रांत के कबीलों के बीच मुझे एक सही आधार मिल जाएगा, और फिर जब सीमा पार के लोग भारत पर अपनी तिरछी दृष्टि डालेंगे, तो मैं उन कबीलों को अपनी सहायता के लिए खड़ा कर सकूंगा। और अब मैं अंतिम बात पर आता हूं, जिसकी चर्चा करना मेरे लिए हर्ष का विषय होगा। यह शायद आपके साथ बैठकर मेरे वार्तालाप करने का आखिरी मौका है। ऐसा नहीं कि मैं चाहता हूं कि ये आखिरी मौका हो, मैं तो ये चाहता हूं कि मैं आपके साथ आपके कमरों में बैठकर आपसे बातचीत करूं, हाथ जोड़कर आपसे अनुनय विनय करूं, और इस पर भी यदि बात न बने तभी अंतिम कदम उठाऊं। लेकिन मुझे अपना सहयोग देते रहने का सौभाग्य प्राप्त रहता है या नहीं, यह मुझ पर निर्भर नहीं है, यह मुख्यतः आप पर ही निर्भर है, लेकिन शायद आप पर भी निर्भर न हो। यह ऐसी अनेक परिस्थितियों पर निर्भर है जिन पर शायद न आपका और न हमारा ही कोई बस है। तो अब मैं आपसे राज दंपति से लेकर जहां मैं रह रहा हूं, उस ईस्ट एंड के गरीब से गरीब लोगों तक सबको धन्यवाद देने के अपने सुखद कर्तव्य को पूरा करने की इजाजत चाहता हूं। लंदन के ईस्ट एंड के गरीबों का प्रतिनिधित्व करने वाले उस आश्रम में रहते हुए मैं उन लोगों में पूरी तरह रंग गया हूं। उन्होंने मुझे अपने एक सदस्य, अपने परिवार के एक विशेष स्नेह पात्र सदस्य के रूप में स्वीकार कर लिया है। मैं अपने साथ जो स्मृतियां यहाँ से ले जाऊंगा, यह उनमें से एक सबसे मूल्यवान स्मृति होगी। यहाँ भी मैं जितने लोगों के संपर्क में आया हूँ, सबसे मुझे सच्चा स्नेह ही मिला है। मैं अनेक अंग्रेजों के संपर्क में आया हूँ। मेरे लिए यह बहुत बड़े सौभाग्य का विषय रहा है। उन्होंने मेरी बातें, जो उन्हें अक्सर अप्रिय तो जरूर लगी होंगी, फिर भी जो सत्य हैं, सुनी हैं। यद्यपि मुझे उनसे अक्सर ये बातें कहनी पड़ी हैं, फिर भी उन्होंने कभी कोई अधैर्य या नाराजगी नहीं दिखाई है। यह सब भूल पाना मेरे लिए असंभव है। मुझ पर चाहे जो आ पड़े, इस गोलमेज परिषद का हश्र चाहे जो हो, एक स्मृति मैं अपने मन में संजोकर अवश्य ले जाऊंगा, यह कि छोटे बड़े सभी से मुझे अतीव शिष्टता और स्नेह का ही व्यवहार प्राप्त हुआ है। मैं मानता हूँ कि यह मानवीय स्नेह प्राप्त करके मेरा इंग्लैंड आना सार्थक हो गया। यद्यपि अंग्रेज स्त्रियों और पुरुषों को अक्सर इतनी झूठी बातें बताई गई हैं कि आपके अखबारों में भी गलत और भ्रामक बातें छपते देखता हूँ,
यद्यपि लंकाशायर में वहां के लोगों के पास मुझसे नाराज होने का कुछ कारण था, फिर भी मुझे कर्मचारियों तक में कोई नाराजगी या रोष देखने को नहीं मिला। इससे मानव स्वभाव के प्रति मेरी अदम्य आस्था में वृद्धि हुई है, वह और भी गहरी हो गई है। लंकाशायर के स्त्री और पुरुष सभी कर्मचारियों ने मुझे गले लगाया। उन्होंने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया मानो मैं उनमें से एक हूँ। इस चीज को मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं यहाँ से हजारों अंग्रेजों की मैत्री का सौभाग्य प्राप्त करके जा रहा हूँ। मैं उन सबको जानता तो नहीं हूँ, लेकिन सुबह सुबह घूमते हुए मैंने उनकी आंखों में उस स्नेह को देखा। मेरे अभागे देश पर चाहे जो आ पड़े, इस आतिथ्य और इस स्नेह की स्मृति मेरे मन से कभी नहीं मिटेगी। आपके धन्यवाद के लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ।